The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो क्वांटम केमिस्ट्री को थर्मोडायनामिक्स से डायरेक्टली रिलेट करती है। इस कोर्स में सबसे पहले हमने पढ़े कुछ फॉर्मूलेज जिनकी मदद से आप लोग W कैलकुलेट करते थे, चाहे आपके पास पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल हो या फिर आपके पास पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल हो। इन टोटल हम लोगों ने 5 फॉर्मूले वहाँ पर याद किए। उसके बाद हम लोगों ने थ्योरीज को पढ़ा जो आपके पास स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में है। आपके पास एनसेम्बल हाइपोथेसिस है और आपके पास बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है। एनसेम्बल हाइपोथेसिस का जनरल इंट्रोडक्शन आपके सिलेबस में था, तो वहाँ पर आपने ग्रैंड कैनोनिकल और माइक्रो कैनोनिकल का हल्का सा जिक्र किया और उसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों ने बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट किया और बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में आपने इंट्रोडक्शन कराया पार्टीशन फंक्शन का और उसके बाद आपने कुछ फीचर्स देखे पार्टीशन फंक्शन के। उसके बाद हम लोग अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, अलग अलग मोशन के लिए अपने पार्टीशन फंक्शन को कैलकुलेट कर रहे थे और कैलकुलेट करते करते हम लोगों ने अभी तक वाइब्रेशनल मोशन के कोरस्पॉन्डिंग और ट्रांसलेशन मोशन के कोरस्पॉन्डिंग पार्टीशन फंक्शन को पढ़ लिया है और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आपके पास आए थे उन क्वेश्चंस को भी हम लोग कर चुके हैं। आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर रोटेशन पार्टीशन फंक्शन क्या होता है। लास्ट क्लास में सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया था, आज पूरा पढ़ाऊंगा, पूरी थ्योरी आपको कराई जाएगी और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर आपसे CSIR नेट के अंदर और गेट एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 9 of Statistical Thermodynamics. अभी तक हम लोग 8 लेक्चर कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, RJ Academy के YouTube चैनल के ऊपर जाना है। वहाँ पर मैंने Statistical Thermodynamics की अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप लोग Statistical Thermodynamics को बिल्कुल स्टार्टिंग से फॉलो कर सकते हो। लास्ट क्लास में मैं बात कर रहा था रोटेशन पार्टीशन फंक्शन की और मैंने जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था कि किस तरीके से आप लोग उसे डिराइव करने वाले हो, किस तरीके से आप लोग अपने एक्सप्रेशन तक पहुंचने वाले हो फॉर रोटेशनल मोशन की कोरस्पॉन्डिंग। तो आपने वहां पर मदद ली थी, आपकी जो पार्टीशन फंक्शन था उसके डेफिनेशन का आपने यूज किया था और आप कह रहे थे कि जो आपका जनरल एक्सप्रेशन है पार्टीशन फंक्शन का वो होता है Q इक्वल टू समेशन ऑफ GI e रेज़ टू द पावर माइनस का EI अपॉन में KT। ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा हुआ है ये काफी जनरल एक्सप्रेशन है, यहीं से आप लोगों ने बाकी सारे एक्सप्रेशन को निकाला है। तो जैसे आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है वाइब्रेशन के केस के अंदर, ट्रांसलेशन के केस के अंदर, सेम वही चीजें पढ़ेंगे रोटेशन के केस के अंदर भी। कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। इन केस ऑफ रोटेशन मोशन जो आपका आई है उसकी जगह आप लोग क्या लिख देते हो, J लिख देते हो, क्योंकि आपका J यहाँ पर क्या होता है, रोटेशन क्वांटम नंबर होता है जिसका इंट्रोडक्शन हम लोग कहाँ पे करने वाले हैं, क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर करेंगे। अब आपको यहाँ पर GJ की वैल्यू चाहिए और आपको क्या चाहिए, EJ की वैल्यू चाहिए। तो ये वैल्यूज आपको कहाँ से मिलेंगी, ये वैल्यूज भी आपको देता है क्वांटम केमिस्ट्री और क्वांटम केमिस्ट्री से आप लोग डायरेक्टली GJ की और EJ की वैल्यू को यहाँ पर पुट करने वाले हो। आपने क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है कि जो आपका GJ है वो 2J+1 है और जो आपका EJ है वो क्या है, BJ इंटू में J+1 है। जिन बच्चों को ये नहीं पता कि एनर्जी में फॉर्मूले मैंने कहां से निकाले हैं, एनर्जी का मैंने कैसे निकाला है और मैंने डी जनरल से कैसे निकाले हैं, वो बच्चे प्लीज क्वांटम केमिस्ट्री को देख लीजिए ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। और क्वांटम केमिस्ट्री आपको जरूर पढ़ना है क्योंकि अगर आप लोगों ने क्वांटम केमिस्ट्री को पढ़ लिया तो बाकी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका यूज होने वाला है, स्टैटिस्टिकल में यूज हो ही रहा है और स्टैटिस्टिकल यूज कहां पर होगा, आपके पास काइनेटिक्स के अंदर होगा। तो यानी कि काइनेटिक्स भी आपकी क्वांटम के ऊपर ही डिपेंड है और आप लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर भी क्वांटम केमिस्ट्री का यूज करने वाले हो। तो क्वांटम केमिस्ट्री की बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, तो क्वांटम केमिस्ट्री को जरूर पढ़िए ताकि आपको बाकी सब चैप्टर्स भी आराम से और अच्छे से समझ में आए। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि ट्रांसलेशन के केस के अंदर और रोटेशन के केस के अंदर जो आपके एनर्जी लेवल्स है उनके बीच का जो गैप होता है वो KT से बहुत छोटा होता है और क्योंकि वो छोटा होता है इसलिए उस केस के अंदर आप लोग समेशन को इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर देते हो। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, GJ की वैल्यू पुट करनी है, EJ की वैल्यू पुट करनी है और अपने समेशन को इंटीग्रेशन के अंदर चेंज कर देना है। J जो है वो आपका रोटेशन क्वांटम नंबर है जो 0 से लेके इन्फिनिट तक कहां वेरी करता है। इसकी बात हम लोग कहां पर करेंगे, क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर करेंगे। तो आपने समेशन को इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट्स पुट कर दी 0 से इन्फिनिट, आपने EJ रख दिया BJ J+1 और आपने जो GJ रखा है 2J+1 उसकी वैल्यू आप लोगों ने यहां पर रख दी। तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 2J+1 इंटू में e रेज़ टू द पावर माइनस BJ इंटू में J+1 डिवाइड बाय KT।
यहाँ पर नोट्स में मैंने KT नहीं लिखा हुआ है, तो आप लोग जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके नोट्स को डाउनलोड करोगे साथ में ये करेक्शन कर लेना कि आपको यहाँ पर नीचे डिवाइड में क्या लिखना है, KT लिखना है। जो आपका EJ है वो बराबर होता है BJ इंटू में J+1 डिवाइड बाय KT आपके पास यहाँ पर था, जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो आप लोग नोट्स में जाकर उसको लिख लेना। इंटू में DJ जो मैंने एज इट इज़ यहाँ से ऊपर से नीचे लिख दिया है। अब इस टाइप का इंटीग्रेशन आप लोगों ने नहीं पढ़ा, अगर आपके पास 12th क्लास में मैथमेटिक्स थी तब भी आपने इस फॉर्म का इंटीग्रेशन वहाँ पर नहीं पढ़ा था। यानी कि अब आपको इस इंटीग्रेशन को रिड्यूस करना पड़ेगा एक ऐसी फॉर्म के अंदर जिसको आप लोग इंटीग्रेट कर सको और अपने पार्टीशन फंक्शन को कैलकुलेट कर सको, उसके एक्सप्रेशन को आप लोग वहाँ पर निकाल सको। तो कैसे मैं ऐसे करने वाला हूँ, आपको पता है कि यहाँ पर आपके पास क्या है, e रेज़ टू द पावर माइनस का BJ इंटू J+1 डिवाइड बाय KT। तो अब मैं इस वाली जो टर्म है आपके पास BJ इंटू J+1 अपॉन में KT, इस टर्म को मैं m लेट कर लूंगा ताकि आपके पास जो इंटीग्रेट है ये कुछ इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए जहां पर आपके पास e रेज़ टू द पावर माइनस का m आ जाए। जैसे ही मैं यहाँ पर इसको m के बारे में पुट करूंगा तो आपका जो DJ वो क्या चेंज हो जाएगा, आपके पास DJ की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी और DJ की वैल्यू आप किस में निकाल के लेकर आओगे, DM के अंदर लेकर आओगे। तो जब आप इस इंटीग्रेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आप देखोगे कि आपका इंटीग्रेशन एक ऐसी फॉर्म में रिड्यूस हो गया जिसको आप लोग आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो। तो करना कैसे है उसको मैं स्टार्ट कराता हूं। मान लीजिए मैंने क्या किया हुआ है, मैंने लेट कर लिया BJ इंटू J+1 अपॉन में KT जो है आपके पास क्या है, m है। अगर ये आपके पास m के बराबर है तो आपका J इंटू J+1 क्या हो जाएगा, m KT बाई B हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर J को J से मल्टीप्लाई कर दिया, J को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन जाएगा, J² प्लस J इक्वल टू m KT अपॉन में B। उसके बाद मैंने लेफ्ट हैंड साइड के अंदर और राइट हैंड साइड के अंदर D लगा दिया, यानी कि मैंने डेल्टा लगा दिया, यानी कि चेंज लगा दिया। यानी इसका मतलब जो चेंज, अगर आपके पास जो चेंज लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आएगा वही सेम चेंज आपके पास कहां पर आएगा, राइट हैंड साइड में आएगा। तो मैंने क्या कर दिया, यहां पर मैंने डी लगा दिया, यहां मैंने क्या लगा दिया, डी लगा दिया। जैसे ही मैं यहां पर चेंज लगाऊंगा तो आपको पता है कि आपके पास के क्या है, कांस्टेंट है, टी क्या है, कांस्टेंट है, बी क्या है, कांस्टेंट है। तो आप लोग कांस्टेंट वाले टर्म को डी से बाहर निकाल सकते हो क्योंकि आपके पास जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो KT बाई बी को मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर मेरे पास क्या बच गया, DM बच गया। तो आपके पास टर्म बन जाती है D इंटू में J² प्लस J इक्वल टू KT बाई B इंटू में DM। अब आप एक काम करो, आप लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर DJ से मल्टीप्लाई कर दो और DJ से इसको डिवाइड कर दो। जैसे ही आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड को, मैंने यहाँ पर राइट लिखा हुआ है, आप यहाँ पर इसको लेफ्ट कर लेना, आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट हैंड साइड को बाय DJ। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या बन जाएगा, ये एक डिफरेंशियल ऑपरेटर आपके पास बन जाएगा D बाय DJ। और आपको D बाय DJ ऑफ J² प्लस J निकालना आता है। आपको पता है कि अगर आप लोग x रेज़ टू द पावर n को डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो आपको कैसे करना है, जो पावर है उसको बाहर ले आओ और x के अंदर से, पावर के अंदर से एक माइनस कर दो। जो पावर है उसको बाहर ले आओ, उसके बाद x रेज़ टू द पावर माइनस का 1। तो इस तरीके से आप लोग इसको डिफरेंशिएट करते हो। और उसके बाद आपको यही पता है कि जो आपका डिफरेंशिएशन ऑपरेटर होता है ये लीनियरिटी को फॉलो करता है। इसका मतलब एक बार आपको J² करना है प्लस फिर आपको क्या करना है, J को मल्टीप्लाई करना है। तो D ऑफ J² बाई DJ क्या हो जाएगा, मेरे पास 2J हो जाएगा और DJ बाई DJ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि D बाई DJ ऑफ J² प्लस J क्या हो गया, 2J प्लस का 1 हो गया। तो आप लोग इसको लिख सकते हो 2J प्लस 1, DJ आपने मैंने एज इट इज लिख दिया, KT बाई B इंटू में DM। तो इस टर्म को आप लोग यहाँ तक लेकर आ गए। इसका मतलब आपका जो 2J प्लस 1 इंटू में DJ है वो आपका KT बाई B इंटू में DM के बराबर है। अब आपको जो इंटीग्रेशन पहले निकाला था उसके अंदर इनकी वैल्यूज़ को सिर्फ और सिर्फ पुट करना है। आपने देखा था कि जिस इंटीग्रेशन को पढ़ते वक्त आपके पास एक ऐसी फॉर्म आई थी 2J प्लस 1 e रेज़ टू द पावर माइनस BJ इंटू J+1 डिवाइड बाई KT इंटू में DJ। अभी आपने निकाला है कि जो आपका 2J प्लस 1 और आपके साथ में जो DJ है ये आपका किसके बराबर निकल कर आया, आपका KT बाई B इंटू में DM के बराबर निकल कर आया है। और आपने यहाँ पर BJ इंटू में J+1 बाई KT को आप लोगों ने यहाँ पर M लेट किया हुआ था। तो आपका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, KT बाई B इंटू में e रेज़ टू द पावर माइनस का m इंटू में DM के जैसा बन जाएगा। और आपका जो KT बाई B है इस केस के अंदर, ये जो KT बाई B है ये आपका कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को आप लोग बाहर निकाल लोगे, आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ KT बाई B मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बच गया, e रेज़ टू द पावर माइनस का m इंटू में DM, जिसका इंटीग्रेशन आपको आता है क्योंकि आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू माइनस x क्या होता है पापा, dx। ये आपके पास होता है माइनस का e रेज़ टू द पावर x, या फिर आप लोग इसको e
रेज टू द पावर माइनस का x अपॉन में -1 भी लिख सकते हो। इस तरीके से आपको इंटीग्रेशन पता है e रेज टू द पावर माइनस का x का, तो आपको अपने एक्सप्रेशन को यहाँ तक रिड्यूस करना था। उसको रिड्यूस करने के लिए आप लोगों ने bj+1 अपॉन में kt को ml ऐड किया, और जैसे ही आप लोगों ने थोड़ी सी मैथमेटिकल मैनिपुलेशन की, आपके पास निकल कर आया 2j+1 इंटू में dj kt/b इंटू में dm। उसके बाद आप लोगों ने 2j+1 इंटू में dj की वैल्यू को पुट किया, आप लोगों ने जिसको m माना था वहां पर आपने m रख दिया, आपके पास इस टाइप की इंटीग्रेशन निकल कर आ गई। अब लिमिट्स आपको क्या लगानी है उसको भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। आपको पता है कि आपका जो bj इंटू में j+1 था वो आपके पास m के बराबर था। अगर आपका j है वो 0 होगा, क्योंकि आपकी j की लिमिट क्या है, 0 से, j की लिमिट है 0 से इन्फिनाइट। तो अगर आप लोग j का आपको 0 रखोगे तो आपके पास m क्या निकल कर आएगा, वो भी आपका 0 हो जाएगा। जैसे ही आप लोग j को 0 पुट करोगे आपका m भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 निकल कर आ जाएगा। और जैसे ही आप लोग यहाँ पर j को इन्फिनाइट पुट करोगे उस केस के अंदर जो आपका m है वो भी आपका इन्फिनाइट ही बन जाएगा। तो लिमिट में यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर j 0 तो m भी 0 है, j इन्फिनाइट तो आपका m भी क्या है, इन्फिनाइट है। तो लिमिट अभी क्या रहेगी, 0 से इन्फिनाइट रहेगी। लेकिन याद रखिए जब भी आप ऐसे किसी चीज़ को लेट कर इंटीग्रेशन करते हो तो याद रखिए जो आपके पास वेरिएबल है उसी की लिमिट्स आपको यहाँ पर लगानी है। इस केस में लिमिट सेम रह गई, लेकिन जब भी आप लोग इंटीग्रेशन के अंदर कुछ भी असम्पशन लेते हो तो लिमिट्स को ध्यान में रखते वक्त याद रखना कि आपको लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा क्योंकि j 0 तो m 0, j इन्फिनाइट तो आपका m भी क्या है, इन्फिनाइट है। kt बाई जो b था आपके पास, kt बाई b है, ये आपके पास कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर निकाल दिया। आपके पास बच गया इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू द माइनस का m इंटू में dm, जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास, e रेज़ टू द माइनस का m डिवाइडेड बाय माइनस का 1। ये आपके पास इसका इंटीग्रेशन निकल कर आएगा। आपको लिमिट लगानी है 0 से इन्फिनाइट, लिमिट को मैंने यहाँ पर लगा दिया। लिमिट को सॉल्व कैसे करोगे, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। लिमिट को लगाने से पहले -1 आपके पास कांस्टेंट था, इसको मैं बाहर ले आया तो बाहर में बच गया माइनस का kt अपॉन में b। अपर लिमिट लाओगे तो e रेज़ टू माइनस का इन्फिनाइट माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस का 0। तो e रेज़ टू द पावर माइनस इन्फिनाइट क्या बन जाएगा आपके पास, ये आपके पास होता है 0, और e रेज़ टू द पावर माइनस 0 आपके पास क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। बीच में आपके पास माइनस था, इसका मतलब 0 - 1 बन गया। ये क्या हो गया आपके पास, माइनस का 1 हो गया। इस -1 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस साइन कट जाएगा और आपका क्यू रोटेशन क्या बन जाएगा, kt/b बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने अपने एक्सप्रेशन को निकाल दिया, क्यू रोटेशन इज इक्वल टू kt/b। और क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा है कि जो आपका b होता है वो h² अपॉन में 8π² के बराबर होता है। आपका क्यू रोटेशन क्या था अभी निकाला आप लोगों ने, आपने निकाला है क्यू रोटेशन kt/b के बराबर, और b किसके बराबर है, h² अपॉन में 8π² इंटू में i। इसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, b जगह मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर b की जगह लगा दिया मैंने h² अपॉन में 8π² i। इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी है, यानी कि आपका क्यू रोटेशन क्या बन जाएगा, 8π² i को आप क्या कर लो, ऊपर ले आओ तो क्या बन जाएगा, 8π² i kt डिवाइडेड बाय h² आपका बन जाएगा। इसको आप लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, आप लोग लिख सकते हो क्या, kt अपॉन में h² इंटू में 8π² i। अब जो चीज़ आप लोगों ने करी थी वाइब्रेशन मोशन के अंदर, आपने कहा था कि आपने वहाँ पर थीटा वाइब्रेशन को इंट्रोड्यूस कराया था, आपने कहा था कि जो क्यू है वो यूनिट लेस होता है। वो सेम चीज़ आप लोगों ने पढ़ी थी ट्रांजिशन मोशन करते वक्त, जहाँ पर आप लोगों ने थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात की थी। वही सेम चीज़ आप लोग यहाँ पर बोलोगे। आप बोलोगे जो आपका क्यू रोटेशन है ये कैसा होता है, यूनिट लेस होता है। अगर ये आपका यूनिट लेस है तो जो आपके पास इसकी यूनिट होगी वही आपके पास इसकी यूनिट होगी। मैं यहाँ पर के को भी उठा के ले आता हूँ, नीचे ले आता हूँ, तो ऊपर आपके पास क्या बच जाएगा, सिर्फ टेम्परेचर बच जाएगा। टेम्परेचर यूनिट क्या होती है आपके पास, टेम्परेचर यूनिट केल्विन होगी, तो वही यूनिट आपके पास इसकी होनी चाहिए। यानी कि h² अपॉन में 8π² i k की वैल्यू भी टेम्परेचर k की जो यूनिट है वो भी टेम्परेचर की यूनिट होनी चाहिए, जिस चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सिंस q इज यूनिट लेस सो द एंटिटी h² अपॉन में 8π² i kt शुड हैव द यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड थस इट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक रोटेशनल टेम्परेचर। जैसे आप लोगों ने थीटा वाइब्रेशन निकाला था, सेम उस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर थीटा रोटेशन को निकाल दिया है। आप इसको लिख सकते हो t अपॉन में h² अपॉन में 8π² i k। अगर आपकी इसकी यूनिट टेम्परेचर की है तो इसकी भी यूनिट टेम्परेचर की होनी चाहिए, तभी आपके पास क्यू रोटेशन यूनिट लेस बनेगा। और आपको पता है कि पार्टिशन फंक्शन तो यूनिट लेस ही होता है, इसका मतलब इसकी यूनिट टेम्परेचर के बराबर ही होगी, और उसको आप लोग क्या बोल सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स रोटेशनल टेम्परेचर बोल सकते हो। इसको आप लोग थीटा रोटेशन से ROT से डिनोट करते हो, और अगर आप लोग इसको ROT से थीटा ROT से डिनोट करते
करते हो तो आप लोग अपने पार्टीशन फंक्शन को भी थीटा के टर्म में लिख सकते हो। आप इस क्यू रोटेशन को इस फॉर्म में भी याद कर सकते हो और इस फॉर्म के अंदर भी याद कर सकते हो, लेकिन आपको दोनों ही फॉर्म याद करनी है क्योंकि दोनों से क्वेश्चन आ चुका है CSIR नेट के अंदर भी और गेट एग्जाम के अंदर भी। तो दोनों फॉर्म आपको याद करनी है। आपको पता होना चाहिए कि जो थीटा रोटेशन है वो क्या होता है, पास h² के भी यहां पर आएगा, ये आपके पास क्या है, थीटा रोटेशन है। और आपका क्यू रोटेशन क्या निकल कर आ गया, T/ थीटा रोटेशन निकल कर आ गया। अब यहां पर हमने जो क्यू रोटेशन निकाला है ये हमने किस केस के लिए निकाला है उसके बारे में बात करते हैं। ये जो आपने क्यू रोटेशन निकाला है ये आपने निकाला है हेट्रोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। अगर मैं बात करूंगा होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, उस केस में आपका क्यू रोटेशन क्या होगा, तो उस केस के अंदर आपको यहां पर इसको डिवाइड करना पड़ेगा सिग्मा से, जो कि आपका होता है सिमेट्री नंबर, जिसको मैं अभी इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं कि आखिर सिग्मा आपका क्या होता है। मान लीजिए आपके पास कोई होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, कैसा मॉलिक्यूल होगा वो, यहां पर मान लीजिए आपके पास कोई एटम होगा, क्योंकि आप कह रहे हो कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो होमोन्यूक्लियर है, इसका मतलब दूसरा एटम भी आपके पास क्या है, सेम ही है, सेम ही मॉलिक्यूल आपके पास यहां पर है। अगर आपके पास ये सेम ही मॉलिक्यूल है, आप इस मॉलिक्यूल को अब 180 डिग्री से घुमाते हो, वर्टिकली आपने क्या किया, इसको 180 डिग्री से घुमाया, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये वाली जो बॉल है ये ऊपर चली जाएगी और ये वाली बॉल कहां चली जाएगी, नीचे आ जाएगी। जो एटम है उसको मैं यहां पर बॉल बोल रहा हूं, एक बॉल आपके पास ऊपर चली जाएगी और एक आपके पास नीचे आ जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, आपके पास कुछ इस टाइप का मॉलिक्यूल बन जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ये दोनों एटम सेम रहे तो आपकी ये वाली कॉन्फ़िगरेशन और ये कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी, एकदम सेम होगी, क्योंकि आपके पास ये दोनों भी एटम जो है वो बिल्कुल सेम है, सेम ही एलिमेंट के एटम है तो बिल्कुल सेम होंगे। और अगर ये सेम होंगे तो 180 डिग्री रोटेशन के बाद आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन वापस से मिल रही है। यानी कि रोटेशन एनर्जी लेवल को पढ़ते वक्त आप लोगों ने यहाँ पर रोटेशन मॉलिक्यूल्स को जो है वो ओवर काउंटिंग कर लिया है, तो आपको वो ओवर काउंटिंग एक्सप्रेशन में से माइनस करनी पड़ेगी, तभी आपका एक्चुअल पार्टीशन फंक्शन निकल कर आएगा। यहाँ पर आप लोगों ने एक ही कॉन्फ़िगरेशन को 2 बार रीड कर लिया है, तो आपको यहाँ पर किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका क्यू रोटेशन निकल जाएगा फॉर होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। अगर आप लोग बात करोगे होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए तो आपको उस केस में क्यू रोटेशन को यहाँ पर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप लोग यहाँ पर बात करते हो, मान लीजिए आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, वो ऐसा मॉलिक्यूल है जो आपके पास शेप कैसे बना रहा है, आपके पास ट्राइंगल प्लेनर आपके पास शेप बना रहा है। मान लीजिए कि आपके पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जिसके आपके पास 4 एटम है और कुछ इस टाइप की आपकी शेप निकल कर आएगी, ट्राइगोनल प्लेनर शेप निकल कर आएगी। और एक बात आपने यहाँ पर कह रहे हो कि सेंट्रल एटम जो है वो आपके पास अलग एटम है, लेकिन जो बाकी एटम है तीनों के तीनों वो क्या है, आपके पास सेम एटम है। अगर इस टाइप का आपके पास मॉलिक्यूल होगा तो इस केस के अंदर भी आपकी ओवर काउंटिंग होगी, तो उस केस के अंदर क्या आप 2 से डिवाइड करोगे, नहीं, उस केस के अंदर हम लोग 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। हम लोग कैसे डिवाइड कर लेंगे, मान लीजिए आप लोग जिस प्लेन के, आपके पास कोई प्लेन होगा, ये आपके पास कैसा प्लेन है, ये आपके पास ये जो प्लेन, आप मान लीजिए आपके पास कोई मॉलिक्यूल है ट्राइगोनल प्लेन, आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, ये यहाँ पर भी सेम एटम है, यहाँ भी सेम एटम और यहाँ पे पास क्या है, सेम एटम है। अगर आप लोग इसको 60 डिग्री से रोटेट करोगे, आपके पास कुछ इस टाइप का मॉलिक्यूल आएगा और वापस से आपकी सेम कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। आप लोग इसको फिर से 60 डिग्री से रोटेट करोगे तो सेम कॉन्फ़िगरेशन आपके पास दोबारा से बन जाएगी। यानी कि इस केस में आप 60 डिग्री से रोटेट कर रहे हो, आपके पास सेम रोटेशन वापस से निकल कर, 60 से नहीं 120 से आप लोग रोटेट कर रहे हो, तो आपके पास सेम कॉन्फ़िगरेशन निकल कर आ रही है। तो इस केस में आपको यहाँ पर डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। जिस एंगल पे घुमाने के बाद आपके पास जो मॉलिक्यूल कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रही है उसको आप लोग डिवाइड करो 360 से। आप लोग यहाँ पे किससे घुमा रहे हो, 120 से घुमा रहे हो, इसको आप लोग क्या करो, ऊपर 360 को डिवाइड करो तो क्या निकल आपके पास 3 निकल कर आएगा। इस तरीके से आपका 3 निकल रहा है। फर्स्ट केस में आपके पास क्या था, 180 डिग्री से घुमा रहे थे आप लोग, आपने इसको डिवाइड किया 360, क्या निकल कर आपके पास 2 निकल कर आ गया। तो यहाँ पर 2 क्या था आपके पास, सिग्मा था, यहाँ पर 2, 3 क्या हो जाएगा आपके पास, सिग्मा हो जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसकी शेप टेट्राहेड्रल हो, बाकी साइड एटम है वो सारे के सारे सेम हो, सेंट्रल एटम क्या हो आपके पास अलग हो। मान लीजिए आपके पास कोई सेंट्रल एटम है, इसके पास यहाँ पर 4 बॉन्ड कुछ इस तरह से बने हुए हैं और टेट्राहेड्रल जो है आपके पास एक शेप बनी हुई है, और जो साइड एटम है आपके पास सारे क्या है, अलग है। यानी कि 2 टाइप के आपके पास यहाँ पर एटम है, साइड एटम सारे के सारे सेम है और सेंट्रल एटम है जो आपके पास वो क्या है, अलग है।
तो इस टाइप के मॉलिक्यूल के लिए आपके पास सिमेट्री मेंबर की वैल्यू क्या होगी, क्या उस केस के अंदर आप लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू को 4 लोगे या फिर नहीं लोगे, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो के बाद सोचना कि इस केस के अंदर जो आपके पास सिग्मा की वैल्यू होगी क्या वो 4 होगी। मैंने आपको अभी बताया है कि जिस एंगल से आप रोटेट करते हो उससे आप 360 से डिवाइड कर दो। जैसे कि स्टार्टिंग में आपने 180 से घुमाया था, आपका 2 निकला था, फिर आपने क्या किया 360 को 120 से घुमाया तो आपका क्या निकल कर आया, 3 निकल कर आया। तो इस केस में आपका जो सिग्मा था वो 2 के बराबर ही था, इस केस में सिग्मा किसके बराबर था, आपके पास 3 के बराबर ही था। तो क्या इस केस के अंदर आपका सिग्मा 4 के बराबर आएगा, और क्या इन दोनों फॉर्मूले से, जो फॉर्मूले मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं अभी, क्या इन दोनों फॉर्मूले जो मैंने सिग्मा निकाला है, क्या मेरा ये फॉर्मूला सही है, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप बस सोचते रहिए और कैसे मैंने इस चीज़ को निकाला है आप लोग बुक्स पढ़िए। क्या आपके पास सिग्मा की वैल्यू 4 होगी इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल, तो मेरा आंसर है नहीं होगी 4 के बराबर। और ये जो फॉर्मूले मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं फॉर्मूले भी क्या है, गलत हैं। आपका सिग्मा यहाँ पर 2 के बराबर तो होता है लेकिन इस फॉर्मूले की वजह से नहीं होता। आपका सिग्मा 3 के बराबर तो होता है लेकिन इस फॉर्मूले की वजह से नहीं होता, और इसीलिए आपका यहाँ पर सिग्मा 4 नहीं होगा। तो अगर वो 4 नहीं होगा तो किसके बराबर होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सोचिए इस बारे में, बुक्स के बारे में, बुक्स को पढ़िए और उसके बाद अपनी सिग्मा की वैल्यू को यहाँ पर आप लोग निकाल लीजिए। अगर मैं बात करता हूँ CSIR नेट एग्जाम की, तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल ही देगा जिसमें सिग्मा की वैल्यू 2 होती है। हद से हद वो आपको क्या दे देगा, ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल दे देगा जिसकी सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। लेकिन टेट्राहेड्रल क्या पता कभी आ जाए, अगर वो आएगा तो उसके सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, ये आपको आज सोचना है। और जो भी आप लोग सोच रहे हो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोग अभी कितना एडवांस चल रहे हो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर, कोर्स के अंदर, कितना आप लोग सोच पा रहे हो। तो अब आपको यहाँ पर एक सिमेट्री नंबर लाना पड़ेगा। जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो सेम बातें आपको मैंने यहाँ पर अभी लिखवाई हुई है। इंट्रोडक्शन ऑफ सिमेट्री नंबर, जिसको मैं सिग्मा बोल रहा हूँ, उसका नाम क्या था, सिमेट्री नंबर था। द वैल्यू ऑफ Q इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर I KT अपॉन में H स्क्वायर इज करेक्ट फॉर ओनली हेटेरोडाइएटोमिक स्पीशीज इन विच 2 एटम कोरस्पॉन्डिंग टू ए डायटोमिक मॉलिक्यूल आर नॉट इक्विवेलेंट। ये चीज़ मैंने आपको अभी बताई थी कि आपका जो एक्सप्रेशन निकल कर आया है ये सिर्फ और सिर्फ हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए था। जिस केस के अंदर आपके पास कोई मॉलिक्यूल था वो डायटोमिक था और जो आपके पास दोनों एटम लगे हुए थे सारे की दोनों क्या थे, अलग थे। In case of homonuclear diatomic molecule, the expression is modified. It is necessary because in rotation of homonuclear diatomic molecule, we get equivalent configuration, means overcounting is present there. उस केस में आप लोगों ने overcounting कर दी और जितनी भी आपने overcounting की है उसको आपको वहाँ से हटाना पड़ेगा। Whereas in rotation of heteronuclear diatomic molecule, no equivalent configuration is present. मैंने आपको समझा दिया कि अगर आपके पास molecule heteronuclear होंगे तो आपके पास सेम कॉन्फ़िगरेशन वापस से नहीं आ रही थी, लेकिन होमोन्यूक्लियर के अंदर आपके पास सेम कॉन्फ़िगरेशन आ रही थी, यानी कि आप लोग ओवर काउंटिंग कर रहे हो। एंड टू अवॉइड दिस ओवर काउंटिंग वी हैव टू सिंपली डिवाइड द एक्सप्रेशन फॉर रोटेशन पार्टीशन फंक्शन बाय इक्विवेलेंट रोटेशनल कॉन्फ़िगरेशन नंबर, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री नंबर। आप लोग इसे क्या बोलते हो, बाय इक्विवेलेंट रोटेशनल कॉन्फ़िगरेशन नंबर, यानी कि कितनी बार रोटेशन करने के बाद आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है। ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि आपको कैसे सोचना है टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल के बारे में कि उसका सिग्मा क्या होगा। केस आपके पास ये है कि सेंट्रल एटम अलग है और बाकी के साइड एटम है वो सारे के सारे सेम है। उस केस के अंदर आपका सिमेट्री नंबर क्या होगा। सिमेट्री नंबर आपके पास क्या होता है, द नंबर ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। बेसिकली डेफिनेशन देखोगे तो यही होगी, द नंबर ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। पहला केस मैंने यहाँ पर लिया हुआ है हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल का। आपके पास एटम क्या है, अलग अलग है, साइज देख लो मैंने यहाँ पर अलग बनाया हुआ है। अगर आप लोग इसको 180 से घुमाओगे तो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन जो इस तरह की हो जाएगी, और ये जो दोनों कॉन्फ़िगरेशन है क्या आपस में अलग अलग हैं, क्योंकि जब आपको मैं कोई मान लीजिए आपको ये वाली कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिख रही, आपको सिर्फ और सिर्फ ये कॉन्फ़िगरेशन दिख रही है, आपने इस कॉन्फ़िगरेशन को माइंड के अंदर रीड कर लिया, उसके बाद आपको घुमाया गया है और उसके बाद आपको इसको छुपा दिया गया है और आपको ये कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दी है, तो आपको पूछा ही जाएगा कि आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रही है, तो आप बोलोगे नहीं सेम नहीं है, आपके पास पहले यहाँ पर बड़ा था नीचे, अब यहाँ पर छोटा नीचे आ गया है। तो उस केस के अंदर आपकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई और आप लोगों ने पहचान भी लिया। अगर आप लोग आंख बंद कर वापस से देखोगे, घुमाने के बाद आप लोग दोबारा देखोगे तो आपको पता चल गया कि रोटेशन हुआ है, इसका मतलब ये डिस्टिंग्विशेबल आपके पास अरेंजमेंट है। लेकिन अगर आपके पास होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा, उस केस के अंदर अगर आपको पहले ये दिखाऊंगा मैं,
अगर मान लीजिए पहले आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैंने आपकी आंखें बंद करी, मैंने रोटेशन कर दी और रोटेशन करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने इसको छुपा दिया, आपको ये दिखाया, तो आपको लगेगा कि मैंने आपको सेम मॉलिक्यूल वापस दिखाया है। यानी कि ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, इनडिस्टिंग्विशेबल है और उस केस के अंदर आपने जो ओवर काउंटिंग किया उसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा और इसीलिए आपको यहाँ पर सिमेट्री नंबर से डिवाइड करना पड़ता है। सो द एक्सप्रेशन ऑफ रोटेशन पार्टीशन फंक्शन आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ सिमेट्री नंबर इज, आपको सिर्फ सिग्मा से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका क्यू रोटेशन बन जाएगा टी अपॉन में सिग्मा इंटू में थीटा रोटेशन। और इसकी वैल्यू आप यहाँ रख सकते हो, क्या वैल्यू होती है इसकी, एच स्क्वायर अपॉन में 8 पाई स्क्वायर के आई टी, और उसके बाद आप लोग यहाँ पर इसको लिख दोगे के टी अपॉन में सिग्मा बी। इसको आप लोग किसी भी फॉर्म के अंदर याद करो, लेकिन आपको इसकी वैल्यू को याद करना है और ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन आपका तीनों ही फॉर्म से आया हुआ है, यहाँ से भी आया हुआ है, यहाँ से भी आया हुआ है और आपका यहाँ से भी आया हुआ है, तो वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। क्यू रोटेशन आपका क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि आपका क्यू वाइब्रेशन क्या होता है, क्यू ट्रांसलेशन क्या होता है, क्यू वाइब्रेशन बिफोर क्वांटम क्या है, आफ्टर क्वांटम क्या है, हाई टेम्परेचर पे क्या है, लो टेम्परेचर के ऊपर क्या है, और क्यू रोटेशन, तो आपको क्यू रोटेशन भी आपको इस तरीके से याद होना चाहिए कि आपके सिग्मा की फॉर्म के अंदर क्या है या फिर एच की फॉर्म के अंदर क्या है और बी की फॉर्म के अंदर क्या है। आपको तीनों ही फॉर्म क्यू रोटेशन की याद होनी चाहिए, वेयर सिग्मा इज इक्वल टू 2 फॉर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी कि जो सिग्मा होता है आपके पास होमोन्यूक्लियर एटम का, वो क्या होता है आपके पास 2 होता है। यानी कि आपको क्या क्या बातें याद रखनी है, आपको याद रखना है कि जो आपका क्यू रोटेशन है वो के टी बाय सिग्मा बी के बराबर है, बी की वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, एच स्क्वायर अपॉन में 8 पाई स्क्वायर आई मैं यहाँ पर लगा के चल रहा हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया है, आई की जगह भी मैंने क्या लग दिया, म्यू आर स्क्वायर लगा दिया। अगर आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो उस केस में आपका म्यू क्या होता है, 1 अपॉन में म्यू का आप लोग क्या लिखते हो, 1 अपॉन में एम ए प्लस 1 अपॉन में एम बी। यहाँ से आपका म्यू क्या बन जाता है, निकल जाता है एम ए इंटू में एम बी अपॉन में एम ए प्लस एम बी। तो कुल मिलाकर आपको याद रखना है कि जो आपका क्यू रोटेशन है वो के टी बाय सिग्मा बी के बराबर है, 8 पाई स्क्वायर आई के टी अपॉन सिग्मा एच स्क्वायर के बराबर है, 8 पाई स्क्वायर म्यू आर स्क्वायर के टी अपॉन में सिग्मा एच स्क्वायर के बराबर है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और जो म्यू मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये म्यू आपके पास क्या है, रिड्यूस्ड मास है, जिसको आप कैसे कैलकुलेट करते हो, म्यू इक्वल टू एम ए इंटू एम बी अपॉन में एम ए प्लस एम बी। तो अभी तक हम लोगों ने बात की है सिर्फ और सिर्फ डायटोमिक स्पीशीज की, और पेपर के अंदर भी आप लोगों को डायटोमिक मॉलिक्यूल ही देकर रखेगा। अभी तक क्वेश्चन नहीं आया पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल से, लेकिन अगर आ गया क्वेश्चन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल से तो उस केस के अंदर आप लोग बस इस फॉर्मूले को याद रखना। ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को आपको याद करना है। अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है CSIR नेट के अंदर, ना ही गेट के अंदर, लेकिन अगर आ गया तो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन अगर आएगा तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा, सारी वैल्यू को वो आपको देके रखेगा और आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज के अंदर आंसर को पुट करना है। अभी तक नहीं आया क्वेश्चन, इसीलिए मैं इसको आगे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है, पाई अपॉन में सिग्मा की पावर 1/2 इंटू में टी अपॉन में थीटा ए की पावर 1/2, टी अपॉन में थीटा बी की पावर 1/2 और टी अपॉन में थीटा सी की पावर 1/2। उसके बाद आपको पता है कि जो आपका थीटा है वो क्या होता है, एच स्क्वायर अपॉन में 8 पाई स्क्वायर आई के बराबर होता है। अगर आपके पास यहाँ पर 3 अगर मॉलिक्यूल है तो तीनों मॉलिक्यूल की एक्सिस के अलॉन्ग आपका इनर्शिया क्या होगा, अलग अलग होगा। तो अगर आप लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू खोलोगे तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, आई ए, आई बी और आई सी लगाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या आएगा, आई सी आएगा। तो बस फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आएगा, अदरवाइज यहाँ से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब आज ही क्लास के अंदर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले थे, आज मैं वो कुछ क्वेश्चंस कराने वाला था CSIR नेट को लेकर। वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैंने कुल मिलाकर आज 5 क्वेश्चन लिए थे, 5 क्वेश्चन को मुझे कराने थे, लेकिन अभी जो है वो बाहर काफ़ी ज़्यादा शोर मच रहा है, मैं बाहर जाकर अभी वापस आया हूँ, फिर मैंने रिकॉर्डिंग कंटिन्यू किया है। तो इन क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, कल की क्लास के अंदर करते हैं। आज अगर मैं शूट कर लूँगा तो फिर से बाहर शोर मच रहा है और बीच में डिस्टर्बेंस हो जाएगी, तो आपको शायद कुछ समझ में ना आए। तो इन क्वेश्चंस को मैं आपको कल कराऊंगा। बाकी आप लोग एक काम करो, थ्योरी जो थी वो मैंने आपको बता दी है, थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है रोटेशन का, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। पैरा हाइड्रोजन और ऑर्थो रोटेशन क्या होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे, पैरा रोटेशन और ऑर्थो रोटेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं कल की क्लास के अंदर, और तभी मैं आपको एक क्वेश्चंस भी करा दूंगा, और कल की क्लास के अंदर मैं आपके रोटेशन पार्टीशन फंक्शन को जो है वो कंप्लीट भी करा दूंगा। आज मेरा मन था इन क्वेश्चन कराने का, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इसे कल कर लेंगे। पर आप एक काम कर सकते हो, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो,
वहाँ से आप लोग इन क्वेश्चंस को देख सकते हो। इन क्वेश्चंस को आप लोग कर देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आपने थ्योरी को ढंग से समझा है तो आप लोग इन क्वेश्चंस को आराम से कर पाओगे। आपको सिर्फ और सिर्फ ये डब्बा याद रखना है। अगर आपको ये डब्बा याद हो गया तो इस डब्बे के अंदर से ही सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन आपके पास इस फॉर्मूले के बेस थे जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले के बेस क्वेश्चन मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है। एक मैंने लिखा हुआ है जो आपका थीटा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है म्यू आर स्क्वायर के। एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ से है और एक क्वेश्चन आपके पास सिंपल सा थीटा रोटेशन का है, वो भी आप लोग आराम से कर लोगे। ये जो क्वेश्चन मैंने आज लिखे हुए हैं, मैंने यहाँ पर 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इन क्वेश्चंस को आप लोग देख सकते हो। अभी बाहर शोर मचा हुआ है तो मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा तो डिस्टर्बेंस होगी। इनको हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और आपसे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और ध्यान रखिए। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप आरजे एकेडमी को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हो। आप लोग हमें पेटीएम कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो और फोन पे कर सकते हो। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है 9053519385। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।